नारी देह की सुगंध में, लेखक जीवानंद दास। प्रबोध अब असम की ओर निकल पड़ा है। उस देश प्रदेश को उसने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था और ना ही उसके मन के किसी कोने में उसकी कोई साफ तस्वीर ही थी। बस कानों में ये बात पड़ी थी कि असम के लोग इन दिनों थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर उस कोशिश में ना तो कोई एकता है और ना ही कोई दिली जुड़ाव या प्राणे टान। प्रबोध ने लोगों से सुना है कि उस प्रदेश में व्यापार के अब भी बेशुमार मौके पड़े हुए हैं। वहां के घने जंगलों की गोद में या फैले हुए चाय के बागानों की शरण में न जाने कितने ही किस्म के कारोबार जमाए जा सकते हैं। इसके अलावा पहुंच से दूर भी कहीं 10-20 या 30-40 हजार रुपयों के बड़े बड़े व्यापार की संभावनाएं आज भी वहां आलसी बनकर पड़ी हुई हैं। छोटी मोटी बातों का तो कोई हिसाब ही नहीं। असमिया लोग अपने देश के उन सहज मौकों की कद्र नहीं कर पाए। व्यापार की वे तमाम सुविधाएं उन्होंने साहबों, अंग्रेजों, मारवाड़ियों या सिख पंजाबियों की मुट्ठी में सौंप दी हैं। कुछ हिस्सा पश्चिम के लोगों या बंगालियों के हाथ में भी है। प्रबोध ने ये सारी बातें सुनी तो जरूर हैं, पर इनकी सच्चाई परखने का मौका उसे कभी नहीं मिला। असल में उसने जिंदगी में कभी व्यापार किया ही नहीं। व्यापार को लेकर ना तो कोई अनुभव है, ना समझ, कांड ज्ञान और ना ही खून का कोई उत्तराधिकार। प्रबोध के पास इनमें से कुछ भी नहीं है। यहां तक कि मन की रुचि भी उस ओर नहीं है। दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक ठोकरें खाकर एक तरह से मजबूर होकर ही उसे जिंदगी के इस आखिरी सहारे को पकड़ना पड़ा है। कलकत्ते में व्यापार का झमेला बहुत ज्यादा है। वहां रातों रात श्रीमान बनने का कोई आसान रास्ता नहीं है। असम में खैर 2-1 घर तो रिश्तेदारों के हैं ही। असम के बड़े बड़े व्यापारिक केंद्रों में प्रबोध के जान पहचान वाले और नाते रिश्तेदारों की संख्या भी कम नहीं है। उनमें से कुछ तो शाही ऊंचे पदों पर भी बैठे हुए हैं। असम मील के उस इंटर क्लास डिब्बे में 2 बड़े चमड़े के सूटकेस और अपना बिस्तर किसी तरह ठूंस कर सियालदा प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए प्रबोध सोच रहा था, अगर मौकों और सुविधाओं को पूरी शिद्दत के साथ इस्तेमाल किया जाए तो क्या कोई रास्ता नहीं निकलेगा। यूनिवर्सिटी से निकले उसे लगभग 5-6 साल हो गए हैं। 2-4 साल कॉलेज में पढ़ाया भी, हाथ में कुछ पैसे भी जमा हुए थे। उस पूंजी को खर्च करके कुछ साल वकालत की कोशिश भी कम नहीं की। उसके बाद जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी और अब ये असम की राह पर बढ़ते कदम। जमा पूंजी के नाम पर अब उसके पास कुछ खास नहीं है। जो है वो भी अपना नहीं, कर्ज का बोझ है। किश्त दर किश्त ब्याज के हाथों से कोई छुटकारा नहीं है। शादी उसने की नहीं, गृहस्थी की चिंता उसे परेशान नहीं करती, ये सच है, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे किसी ने जिंदगी को बुरी तरह जकड़ रखा है। कहीं कोई आजादी का इशारा नजर नहीं आ रहा। और ये शरीर, ये स्वास्थ्य ही भला कब तक साथ देगा? क्या वो अब बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है? क्या वो कभी शादी नहीं करेगा? क्या कहीं भी उसका अपना एक घोंसला यानी कि नीड़ नहीं होगा? मन चाहता है कि कहीं जाकर बस अब थोड़ा स्थिर होकर बैठ जाए। वो याद करता है एक बार सर्दियों की एक रात में वो शिकारियों के एक दल के साथ जंगल की गहराई में गया था। तंबू में जब सब गहरी नींद में थे, प्रबोध बिना बंदूक लिए ही जंगल की उस खामोशी का स्वाद लेने निकल पड़ा था। चारों ओर जंगली बतखें, जंगली मुर्गे, हिरन और अनजाने पक्षी, सितारों की वो चुप्पी और ओस गिरने की वो धीमी टुपटाप आवाज। उस सर्द रात में सूखे घास फूस और रेशों के बिछवाने पर प्रबोध ने जैसे किसी को चौंका दिया था। 2 पक्षियों ने अपने मिट्टी के घोंसले के भीतर से अपने सफेद पंख फैलाकर प्रबोध की ओर देखा था, मानो वे प्रबोध के ही चौंकने का इंतजार कर रहे थे। उस घने जंगल में ना कोई डर था, ना कोई बेचैनी, ना प्रेम में कोई बाधा और ना ही शांति का कोई अंत। उस दिन उसने एक गहरे साहचर्य का स्वाद चखा था। क्या ऐसी ही कोई निश्चितता जीवन में नहीं मिल सकती? प्यार शायद ना सही, पर घर के किसी कोने में थोड़ी स्थिरता, थोड़ी सहानुभूति की शांति, नक्षत्रों जैसी कोमल उस जंगल की छाया और उन पक्षियों के घोंसले जैसा सुकून भरा आश्रय क्या कभी उसके नसीब में होगा? ये अतृप्ति प्रबोध के सीने में जैसे चुभ रही है, लेकिन कौन उसे ये सब देगा? इंसान की जिंदगी की इस निरंतर छटपटाहट और चिंताओं की भीड़ में इन सब बातों के लिए जगह कहाँ है? लोग जंगल का मजाक उड़ाते हैं, जंगली जीवों और आदिवासियों पर हंसते हैं, लेकिन जंगल के सियार के लिए भी उसकी गुफा है, जंगली मुर्गे के लिए उसका घोंसला है। बस इंसान के लिए ही जैसे इस धरती पर कोई घर नहीं है, कोई स्थायी शांति नहीं है। लेकिन प्रबोध इस इंसान के बारे में कौन सोच रहा है? स्टेशन पर उसे विदा करने आने वाला एक भी शख्स नहीं है, जबकि इसी कलकत्ता शहर में उसने अपनी जिंदगी के थका देने वाले और सहमे हुए 12 साल बिता दिए। सुबह के वक्त तिनसुकिया स्टेशन पर गाड़ी आकर पहुंची।
प्रबोध को माकुम जंक्शन जाना है। तिनसुकिया में उसे काफी देर इंतजार करना पड़ रहा है। स्टेशन के बरामदे के कोने में सामान रखकर प्रबोध 2 प्याली चाय पी आया। वो लकड़ी से बना रेस्टोरेंट काफी बड़ा था। जमीन से लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। भूकंप से बचने के लिए असम के घरों में यही इंतजाम होता है। वो गर्म चाय बेहद पतली थी, उसमें कोई स्वाद नहीं था, मानो चारों ओर के चाय बागानों की प्रचुरता का मजाक उड़ाने के लिए ही इस ब पे ए की मात्रा आधा स बड़ा चाय का आयोजन किया गया हो। जो लोग चाय परोस रहे थे वे बंगाली ही लग रहे थे। शायद इस सुदूर अंचल में वे भी कोई कारोबार जमाने आए हैं। उनकी तरक्की यकीनन हो रही है, वरना ऐसी मौज मस्ती का मौका उन्हें कहां से मिलता। बूढ़े, जवान, किशोर सब मिलकर वहां जैसे एक महफिल जमाए बैठे थे। सर्दियों की सुबह में चाय के धुएं के साथ उनकी बातचीत जमी हुई थी। कौन कहां से आया है या कहां जाएगा, इसका सुराग लगा पाना मुश्किल था। वो रेस्टोरेंट जितना ऊंचा था उतना ही असामान्य रूप से बड़ा भी था, बिल्कुल एक विशाल सभा भवन की तरह। वहां एक तरह की मुक्ति का एहसास होता था। जब सब चले जाते तो वहां एक गहरी खामोशी घनीभूत उठती। दुकान से उतरकर प्रबोध ने इधर उधर घूम कर देखा। बंगाली यहां अपना काफी दबदबा महसूस करते हैं, जैसे अपना ही देश हो। बुरा क्या है, 2-4 सिख भी नजर आए। दिन चढ़ने के साथ भीड़ बढ़ती जा रही है। सब जैसे उस व्यापार की गंध के पीछे भागे चले आए हैं। मोटर, पेट्रोल और मशीनी विशेषज्ञता यानी टेक्निकल एक्सपर्टीज के मौके तलाशने। बारीकी से देखने का समय प्रबोध के पास नहीं है। उसे माकुम की तरफ रवाना होना है। वहां व्यापार पर मारवाड़ियों और पंजाबियों का कब्जा ज्यादा। थककर प्रबोध अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने एक चुरुट सुलगा लिया। स्टेशन के पास राजमिस्त्रियों का काम चल रहा है। 2 सिखों ने ठेका लिया है। पश्चिम से आए कूली और मजदूर औरतें वहां खट रही हैं। उस शोर शराबे और गहमा गहमी के बीच जिंदगी की स्थिरता ढूंढ पाना मुश्किल है। 2-1 कूली लड़कियों पर प्रबोध की नजर पड़ जाती है। वे जैसे बड़ी करुणा और सहानुभूति के साथ प्रबोध की ओर देख रही हैं, मानो कहना चाहती हों, तुम्हारे मन की बात हम समझ गई हैं, हिम्मत हो तो कह डालो। लेकिन प्रबोध में वह साहस नहीं है। अगर होता तो उसे आज कलकत्ता छोड़कर तिनसुकिया की कूली लड़कियों के पास सहारा नहीं ढूंढना पड़ता। धिक्कार से प्रबोध का सिर झुक गया। अब और नहीं देखूंगा। इस असफल जिंदगी की खिड़की से न जाने आखिरकार क्या बाहर निकाल फेंकूं। गाड़ी अब माकूम की तरफ बढ़ रही है। दोनों तरफ धान के खेत और चाय के बागान हैं। धूप में चमकती फसलों की एक विशाल दुनिया। जैसे इसकी कोई निश्चित सभ्यता नहीं है, इतिहास नहीं है, नहीं यादों का कोई स्वाद है। यहां तक कि पुराने नर्म छात कुड़पो यानी मशरूम या काई के लिए भी ममता की कोई गंध यहां नहीं मिलती। कोई इसे छेड़ने भी नहीं आता। फिर भी ये न जाने कितना पुराना है। तमाम नई सजीवता और धान की खेती के भरे हुए भंडार के भीतर ही जैसे कोई एक आदिम नींद हमेशा से सोई हुई है। क्या वह भी आज की बात है? दुनिया का सारा मोह जैसे मक्खियां पड़ने से खराब हो रहा है, लेकिन यहाँ की ये जादू भरी हवा एक अनोखे तिलिस्म को जिंदा रखे हुए है। चाय के मैदानों से लेकर चाय के पहाड़ों तक, पहाड़ों से आसमान तक और आसमान से धान के खेतों, जंगलों, नदियों और पत्थरों तक धूप की उस तीक्ष्णता को किसी ने मक्खन की तरह नर्म करके फैला दिया है। लगता है जैसे हर तरफ किसी लड़की के हाथों का स्पर्श लगा हुआ है। वो कितनी अलौकिक और ममतामयी है। भीगी हुई घास को देखकर लगता है मानो किसी नारी का जूड़ा खोंपा खुलकर बिखर गया हो और उस में मानुषेर घ्राण यानी औरतों की खुशबू पूरी दुनिया भर में गई हो। वो जैसे जीवन की सारी तपिश को शीतल कर रही है। किसी की गोद का वो ठंडा और नमकीन स्पर्श शरीर को तृप्ति देता है और मन की तृप्ति को भी जैसे देह का आकार दे देता है, लेकिन फिर भी उसे छुआ नहीं जा सकता। रक्त, मांस, रोम की वो सुंदरता एक असीम भूख जगाकर कहीं खोती जा रही है। चाय के बागानों में पक्षियों का वो शोर और खेतों में गौरैया, मैना और मुनिया की वो बेपरवाह अटखेलियां। माकुम पहुंचकर गाड़ी रुकी। 2-1 मिनट के भीतर सामान नीचे उतारते ना उतारते ट्रेन लींडो की तरफ उड़ गई। प्लेटफॉर्म पर कोई मजदूर नहीं है। कुली के तौर पर किसी को पहचाना नहीं जा रहा। कलकत्ता, बंगाल या पश्चिम के आदि लोगों को असम के ये अनजान ठिकाने बिल्कुल बेवकूफ बना देते हैं। लगता है यहाँ के लोगों में ना तो कोई हमदर्दी है और ना ही कोई व्यवस्था। यहाँ तक कि खुद के लिए भी कोई विवेक, बोध या दूसरों की जरूरतों को समझने की क्षमता जैसे इनमें नहीं है। किसी भी लिहाज से ये जैसे इंसान ही नहीं है। क्या इस स्टेशन पर सामान लेकर कोई उतरता नहीं है? असमिया तो दूर की बात है, एक उड़िया कुली भी नजर नहीं आ रहा। प्लेटफॉर्म की भीड़ छट गई। उन जर्जर और इधर उधर बिखरे हुए इंसानों और जानवरों के बीच किसे सामान संभालने के लिए बुलाकर खुद को अपमानित किया जाए, इसी दुविधा में प्रबोध खड़ा रहा।
कोई भी उसकी ओर नहीं बढ़ रहा था, यहां तक कि पैसों के लालच में भी नहीं। ठीक उसी समय सिक्किम की बड़ी काली तितली जैसी एक जोड़ी मूछें और उन मूछों जैसी ही तेल से चमकती ताकतवर जवान कदकाठी लेकर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए बोथा आ पहुंचा। पीछे बिपान था, एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में हुक्का। बोथा ने आवाज दी, अरे ओ जनरल, तुम्हारा इंतजार करते करते तो हैरान हो गए। करीब 10-15 मिनट से खड़े और एक। बोथा ने जल्दी से हाथ हिलाकर फिर कहा, ओ तो गाड़ी शायद अब तक लेडो पहुंच गई होगी। कैसा जंक्शन है गई? गाड़ी यहाँ 1 मिनट से ज्यादा रुकती ही नहीं है। प्रबोध ने जवाब दिया, हाँ नहीं रुकी। क्यों? बोथा ने पूछा। क्यों क्या? असम का नियम ही यही है। ईबी रेलवे पर चढ़कर जब सांताहर पार किया था तभी ये सब समझ लेना चाहिए था। बोथा ने बिपान के कंधे पर बिस्तर और बड़ा सूटकेस लाद दिया और बोला, ये समझ लेना चाहिए था भाई कि जिस देश की ओर हम चले हैं। छोटा सूटकेस हाथ में लेकर बोथा फिर बोला, हुक्का तुम पकड़ो प्रबोध, या फिर ये लालटेन। हुक्का प्रबोध ने ले लिया और लालटेन बिपान ने थाम ली। बोथा हंसते हुए कहता रहा, ये क्या कोई ऐरा गहरा ठिकाना है? अगर थोड़े भी सावधान न रहे होते तो गाड़ी तुम्हें सीधे लीडो ले जाके छोड़ती या फिर साराघारी के जंगलों में फेंक देती। माकुम का टिकट कटाकर हमें ऐसी 10-12 बार मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं, पर तुम पहली बार में ही ठीक से उतर आए भाई प्रबोध। लाओ हुक्का मेरे हाथ में ही दे दो। प्रबोध ने जवाब दिया, रहने दो, मेरे हाथ में ही रहने दो। बोथा कहने लगा, तभी तो कहता हूं प्रबोध, ये कलकत्ता की सड़कों पर चलना नहीं है। यहां जिंदगी को बिल्कुल निर्विवाद रूप से उघाड़ कर फैला देने की कितनी सुविधा है। कितनी बेशुमार मौके मिलेंगे तुम्हें हमारे इस देश में। चारों ओर सब गंवार लोग हैं और उस पर से असमिया। प्रबोध ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, गांव कैसे हुआ? ये तो एक जंक्शन है ना? असम के तो सारे स्टेशन ही जंक्शन है बॉस। बोथा रहस्यमयी ढंग से हंसा। हमारे लिए माखों में एक दिन मुगल सराय जैसा लगा था, ये सच है। लेकिन वो तब तक ही जब तक कि लीडो जाने वाली गाड़ी ने हमें हमारे बोरिया बिस्तरों समेत स्लीपरों पर पटक कर दौड़ नहीं लगा दी। केलनर के आदमी से लेकर कुली तक जब आधे घंटे के भीतर भी कोई नजर नहीं आया तब हमें समझ आया। खैर अब वो सब बोलकर क्या फायदा। असम आए हो, नई जगह पर बहुत कुछ नया देखोगे, लेकिन कलकत्ता वापस जाते समय देखोगे कि असम के इस जंक्शन पर जो नयापन मिला, जिंदगी में वैसा स्वाद फिर कभी कहीं नहीं मिलेगा। प्रबोध ने पूछा, हरेन यहाँ है? हरेन, अमीराशु और मैं, हम तीनों ही यहाँ हैं। और बाकी सब भाग खड़े हुए। क्यों? चलो घर के भीतर, आज पूरी रात बातें करेंगे। तुम्हें ठंड तो नहीं लगेगी ना? बोथा ने जानना चाहा। शाम ढलाई। एक पुराने जर्जर पक्के मकान के आंगन में आकर प्रबोध ने देखा, चारों ओर फैला हुआ वो खुला मैदान। कोहरा अब घना हो चुका है और सर्दी का दंश बहुत ज्यादा तीखा है। नहर के जंगलों के पीछे सूरज जब डूबता है तब किसी कुशल कलाकार की खींची हुई रंगीन लकीर की तरह वो जीवन रस के एक नए रहस्य की खोज करता है। पुरानी यादों और अनुभवों से उसे काटकर उलट पलट कर फिर गहरा अंधेरा उतर आता है। नहर की शाखाएं हवा में डोलते हुए पहले लाल हो उठती हैं और अगले ही पल बिल्कुल स्याह हो जाती हैं। प्रबोध को लगा, क्या जीवन का वो पुराना प्रेम वाकई कभी था? पुरानी दिलचस्पी, ममता, इच्छा या मोह सब जैसे कहीं टूटकर खो गए हैं। जिंदगी में समय कुछ कम तो नहीं बीता। अब का जीवन जैसे बंद आंखों के अंधेरे में कैद है। ठंड, उपेक्षा और अज्ञानता की एक रहस्यमयी धुंध। अमीराशु और हरेन तब मास्टर साहब के घर से ताश खेल कर लौटे। कमरे के भीतर बोथा ने एक डेक चेयर बिछा दी और बोला, बैठो, स्नान करोगे प्रबोध? कर लेता तो ठीक रहता। कर लेते तो बुरा नहीं है, मैं भी रोज शाम को ही करता हूं। लेकिन सोच कर देखो, एक तो शाम हो चुकी है, उस पर ये हड्डियों को कंपा देने वाली सर्दी, ऊपर से सफर की थकान और फिर मौसम का बदलना। मैं खुद तो इतने नियम कायदे नहीं मानता, जो जी में आता है करता हूं, लेकिन अचानक निमोनिया नहीं पकड़ लेगा ऐसा भरोसा मैं नहीं दे सकता। प्रबोध ने पूछा, क्या गर्म पानी का इंतजाम है? तो क्या इस बर्फ जैसी ठंडी कुएं की गहराई में मेंढक की तरह छलांग लगाने का इरादा है क्या? बोथा हंसा। कहाँ नहाना होगा? कमरे के साथ ही बाथरूम है। स्नान करके और सामान संभाल कर प्रबोध जब वापस आया तो देखा कि बोथा खुद अपने हाथों से चाय, बिस्कुट, रोटी और कुछ संतरे यानी कमला लेबू लेकर हाजिर है। रात गहरा रही है, मच्छर बहुत काट रहे हैं। बोथा एक बार रसोई की तरफ जाता, एक बार खाने की देखरेख करता और इन सब कामों के बीच बीच में वो बार बार आकर प्रबोध के कमरे में जुट जाता। प्रबोध का सिर थोड़ा भन्ना रहा है। जैसे ही उसने एक चुरूट सुलगाई, अमीराशु और हरेन पास आकर बैठ गए। कुर्सियां और डेक चेयर खींचकर सब आराम से जम गए। अमीराशु ने आते ही सीधे काम की बात छेड़ी। बिजनेस की बात हो हरेन। प्रबोध, तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है या फिर बोथा को कच्चे जमींदार का बेटा और भागने जमाई
यानी रसूखदार रिश्तेदार पाकर बस चले आए हो? प्रबोध ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया। काफी हद तक वैसा ही है। हरेन ने ठंडी आह भरते हुए कहा। हमारा भी यही हाल है। क्यों, तुम लोगों ने अब तक कुछ जमाया नहीं क्या? प्रबोध ने पूछा। जमाएंगे जमाएंगे यही सोच रहे हैं। अमीरांशु ने अपनी हताशा उगल दी। डाल मार्केट, उस पर यह शरीर ही ठीक नहीं रहता भाई। एक दिन की भागदौड़ में 3 दिन तक हालत पस्त हो जाती है। यहाँ की हवा में हर वक्त एक बुझा बुझा सा आलस भरा रहता है। रोज सुबह उठते ही बदन टूटने लगता है। जी चाहता है कि कलकत्ता का टिकट खरीद सकूं तो जान बचे, लेकिन कलकत्ता में है कौन? बस हो गया काम। कभी कभी सोचता हूँ कि क्यों मैं बंगाल वापस नहीं जा सकता। बंगाली का बेटा हूँ, कलकत्ता ना सही बंगाल के किसी गांव में ही जाकर क्यों नहीं पढ़ रहता? कम से कम अपनी भाषा में बात करके मुंह तो नहीं दुखेगा। अपनी माँ बहन को ना सही अपने देश के लोगों को तो देख पाऊंगा। लेकिन बंगाल में आखिर कहाँ जाया जाए? जाने ही कौन देगा? जगह ही कहाँ मिलेगी? यहाँ कम से कम तुम्हारे इस भागने जमाई की कृपा से 2 वक्त के खाने की चिंता तो नहीं है। प्रबोध ने चुरुट का कश खींचते में पूछा। तो क्या तुम लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ हो आमिरांशु? हाँ, कुछ ऐसे ही समझो, आमिरांशु ने बेरुखी से जवाब दिया। लेकिन क्या बिजनेस का प्लान अब भी चल रहा है? किसका बिजनेस करोगे? मान लो लकड़ी का। एक बार सब तामझाम जुटा लिया, सोचा एक जंगल लीज पर लेंगे। उसका जिम्मा बोथा पर छोड़कर हम कराती जुटाने में लग गए। पर भाई, क्या कराती ऐरे गहरे मिल जाते हैं? और क्या हर कोई ये काम करना चाहता है? वे नेपाली बंदरों के बिना काम नहीं चलता, और उन बंदरों को पकड़ना क्या आसान है? उससे बेहतर तो खेदा में हाथी पकड़ना ज़्यादा सुकून का काम है। फिर भी शराब के लालच में कुछ मोटा मुनाफा कमाने की उम्मीद थी। तभी बोथा ने आके खबर दी कि फॉरेस्ट लीज नहीं मिलेगी। प्रबोध ने हैरान होकर पूछा, क्यों? बोथा की मर्जी। अमीरांशु ने व्यंग किया। हरेन ने पास से बात जोड़ी। मर्जी ठीक नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत झमेले हैं, सरकार को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अमीरांशु बिफर कर बोला, अरे धत तेरी झमेले की। फॉरेस्ट ऑफिसर काली मुखुज्जे एक तो बंगाली है, ऊपर से बोथा का जान पहचान वाला। रिश्तेदार ना सही पर अपनी बिरादरी का तो है। तो राती जुट गए, छावनी डल गई, काम शुरू होने वाला था। क्या काम लीज के लिए रुका रहता है? बोथा क्या बोला जानते हो? बोला कि क्या पता ऑफिसर शायद रिश्वत ना खाए, और खाए भी तो मैं दूंगा नहीं, और देने जाऊं तो पैसे ही कहाँ हैं। मैंने कहा, अरे ओ हरी, इसी बुद्धि के साथ तुम लकड़ी का बिजनेस करने आए हो और मुझे घसीट कर इस देश में लाए हो। जा जा तुम मजदूरों को संभाल, मैं लीज लेता हूं। तो बोला कि नहीं भाई, कोई और बिजनेस देखो। मैंने कहा, ठीक है लाडले, हाथी पकड़ोगे? बोला, बड़े बिजनेस में जोखिम बहुत है, आदमी, लश्कर, पैसा कौड़ी, पंचायत, ये सब हमसे नहीं होगा बापू। उससे अच्छा तुम लोग छोटा मोटा कुछ देख लो। देखो तुम्हारे हाथ में ही छोड़ दिया बाबू। प्रबोध ने पूछा, फिर? उसके बाद बैंत, लाख, लक्षा, रुई, ईट, मिट्टी, न जाने कितनी चीजों पर हाथ रगड़ा गया। कुछ हुआ? अपने भागने जमाई से पूछो। अमीरांशु ने रसोई घर की ओर इशारा किया। अमीरांशु ने फिर धीमी आवाज में कहा, अगर पूछोगे तो बोथा क्या कहेगा जानते हो? कहेगा कि 2 बैलों को लेकर शुरू किया है, रुको कलकत्ता से अच्छे लोग ला रहा हूं, पैसा मेरा है, रुतबा मेरा है, मैं अनुभवी लोग लाऊंगा। हरेन ने हामी भरी। बात उसने कुछ गलत नहीं कही। अमीरांशु भड़क उठा, अरे धत तेरे की अनुभवी लोग, कलकत्ता से अनुभवी लोग आएंगे, रहने दो रहने दो। हाँ भाई हाँ, असम की सरहद पर बिजनेस करने के लिए कलकत्ता से पक्का लोग आ रहे हैं। आजकल के दौर में उनके पास और कोई काम ही नहीं बचा है जैसे। कभी नहीं, जो लोग आएंगे वे अपनी पूंजी और अपनी कंपनी लेकर आएंगे। हो सकता है हाथी पकड़ने आए या लकड़ी के बिजनेस में 1-2 लाख मारकर चले जाएं, लेकिन वो अपने पैसे की गर्मी में हमें निकाल कर और हमें ही फिर से। क्या कह रहे हो प्रबोध? प्रबोध को कोई जवाब ना देते हुए खामोशी से चुरुट पीते देख अमीरांशु बोला, तुम्हारी इस भागने जमाई के मुंह पर ही मैंने कितनी बार कह दिया है, लेकिन वो भी हमें सिर्फ बातों के अलावा निकाल नहीं पाएगा, और हमारा भी उसके बिना कोई चारा नहीं है। बिजनेस कुछ समय से बंद पड़ा है। अभी और किसी चीज में हाथ नहीं डाला? प्रबोध का सवाल। नहीं, एक तो सबका शरीर ही जवाब दे गया है, ऊपर से ये बाजार, और वैसे भी खाली बैठे बैठे बहुत नुकसान हो चुका है। बहुत से व्यापारी अब घबरा गए हैं। हरीन ने कहा, इंतजार करना पड़ रहा है। 2-4 चाय के बागान असमिया लोग अक्सर सस्ते में बेच रहे हैं, लेकिन हालत ऐसी है कि पहले अगर ऐसा पैसा हाथ में होता तो किसी भी तरफ से सोचने नहीं जाते, हिम्मत करके दांव लगा देते। लेकिन अब मामला दोनों तरफ से ढुलमुल है। देखते हैं क्या होता है, बस यही भाव है। झटके में सा करें, खींच कर कुछ किया नहीं जा पा रहा। हरेन ने फिर कहा, बिजनेस में साहस भी चाहिए। प्रबोध ने अपनी बात जोड़ी, और जिंदगी ने भी। अमीरांशु ने कटाक्ष यानी कि टिप्पणी किया, साहस? अरे भाई, बहुत ही खतरनाक किस्म का साहस। मैं तो कहता ही हूं कि खरीद लो 2-4 चाय के बागान, और ज्यादा दूर क्यों जाना, पास ही में तो बरुआ साहब की एस्टेट है।
बोथा क्या कहता है? पैसे उसे काटते हैं या क्या बात है, कौन जाने। हरिन ने जवाब दिया, नुकसान होते होते ऐसा ही हो जाता है, एक डर बैठ गया है, वरना चाय के ये 4 बागान अगर मिट्टी के मोल खरीद कर रख लेता तो एक दिन यहां उसका बिजनेस जम जाता, कोई उसे डिगा नहीं पाता। लेकिन हमारी बात की वो परवाह नहीं करता, बस कलकत्ता टेलीग्राम करके चुप बैठ जाता है। प्रबोध ने पूछा, कलकत्ता में किस बात का टेलीग्राम? गार्डन खरीदे या नहीं? किसे भेजा है? वो सब ट्रेड सीक्रेट है, हमें जानना मना है। हरिन ने कहा, एक समय चाय के बीजों के कारोबार के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन जिनके पास पैसा है वे अगर टी सीड और गार्डन दोनों एक साथ चला सके तो बेहतर होता। क्या कहते हो अमीर आशु? अमीर आशु ने अब अपने शरीर की सुध लेते हुए कहा, कुनैन की ट्यूब तुम्हारी जेब में है? हरिन ने पूछा। क्यों, फिर बुखार आ गया? हड्डियां चटक रही हैं, जाओ बिस्तर पे लेटे रहो। अमीर आशु ने अभिनय और मजाक के लहजे में कहा, कोई नहीं है मेरा। मेरा कौन है हरिन? मैं हूं। तुम्हारा कौन है? तुम हो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर एक बीड़ी सुलगाई जाए, जरा ट्यूब तो दो। 2 कुनैन की गोलियां गले के भीतर फेंक कर उसे निगलते समय अमीर आशु ने बाघ के मुंह में फंसे बकरे की तरह अपनी दोनों आंखें एक बार ऊपर की ओर उलट लीं, फिर पल भर में सामान्य होकर बोला, बुखार के 14 पूर्वजों का उद्धार हो जाए। जादू कर दिया है मैंने। 2-4 बूंद ब्रांडी मिल जाती हरेन तो बात बन जाती। पर ये तुम्हारा जमाई आजकल हर मामले में सयाना हो गया है, कोई फालतू खर्च नहीं करने देता। 3 महीने होने को आए और भला इसे फालतू खर्च कहूं भी कैसे? कुनैन के साथ ब्रांडी। प्रबोध ने अपने साबुन के बिजनेस की बात छेड़ी। अमीर आशु ने सुनकर नाक सिकोड़ते हुए कहा, वाह रे, क्या सा साबुन? हर तरह का, कपड़े धोने का, नहाने का, हर एक की कई किस्में हैं। किस कंपनी का? मर्गन कंपनी का। तो क्या विलायती है? छी, विलायती नहीं है, सिर्फ नाम विलायती है। लोगों के मन में भले ही विलायती चीजों के लिए नफरत हो, पर उस नाम के प्रति जो मोह है उसी का फायदा उठाने के लिए कंपनी ने यह नाम रखा है। हरेन बोला, लेकिन वो मोह भी अब बचा है या नहीं, इसमें शक है। अमीरांशु ने बीड़ी का कश खींचते हुए कहा, कोशिश करके देखो। मेरा तो बिजनेस ब्रेन नहीं है, कुछ होगा या नहीं होगा मैं नहीं समझता, लेकिन देसी कहकर इनके पास और मर्गन कंपनी कहकर उनके पास, दोनों ही जगह चला सकोगे। खैर, यहां साबुन का बाजार कैसा है ये मुझे नहीं पता, कभी दिमाग में नहीं आया। पर अगर कैनवस कर सको तो मिट्टी बेचकर भी लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद, या अगर वो काम बिगड़ जाए तो बोथा को समझाने में जुट जाना। देखो कुछ संभाल पाते हो या नहीं। खाना पीना कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है। अमीरांशु और हरेन अपने बिस्तरों पर जाकर सो गए। उनके मिले जुले खर्राटों की आवाज में असम की वो सर्द रात जैसे एक विचित्र लय में झूल रही है। प्रबोध ने डेक चेयर खींचकर चुरुट सुलगा ली है। बेद की आराम कुर्सी पर बोथा उसके ठीक सामने बैठा है। प्रबोध का दूर का रिश्तेदार, भागने जमाई है वो, उम्र में भी 2-1 साल छोटा ही होगा। चुरुट का धुआं प्रबोध के मुंह की तरफ फूंकने में बोथा को कोई हिचक नहीं है। बोथा ने तब अपने मन की गांठ खोलते हुए कहा, वे लोग सिर्फ पैसा पैसा चिल्लाते हैं, हाथी क्यों नहीं पकड़ता, बागान क्यों नहीं खरीदता, सब अपना हक जताते हैं। लेकिन प्रबोध, 40,000 रुपए का मुझ पर कर्ज है। पुश्तैनी घर बेचकर भी इस फंदे से छूटने का रास्ता नहीं है। यह असम ही मेरा काल है, वरना क्या मेरा जी नहीं चाहता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कलकत्ता चला जाऊं? लेकिन फिर भी यही मरना होगा प्रबोध। आसमान में चांद निकला हुआ है। भोर होने से पहले ही प्रबोध मैदान की ओर निकल पड़ा। सब उस वक्त बिस्तर में थे। सारा मैदान और रास्ते कोहरे से ढके हुए थे। फिर भी इधर उधर जो 2-4 धूसर मटमैले रास्ते निकल गए थे, वे इतने नर्म और इतने खामोश थे और इंसान को चुपके से इतना पुकारते थे कि प्रबोध रास्ता पकड़कर किसी एक दिशा में चल पड़ा, या जैसे किसी भी दिशा में नहीं, पूरब, उत्तर, दक्षिण या पश्चिम, उसे किसी बात का होश नहीं है। वह कुछ जानना भी नहीं चाहता और रास्तों का अंत भी नहीं देखना चाहता। लेकिन ये सर्दी और कोहरा उसे अच्छा लग रहा है। ये जो दूर चले जाना है, अनचाहा, अनछुआ, बस इतना ही वह चाहता है। ऊपर की लताओं और पत्तों से टप करके ओस गिरकर प्रबोध का सिर भिगो रही है। रास्ते के दाहिनी ओर वह एकांत इंस्पेक्शन बंगला है। रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियों और जंगलों के भीतर पश्चिमी कुलियों की झोपड़ियां हैं। बतखें, मुर्गियां, बकरी, गाय और उपेक्षित गुड़हुल के फूल के पेड़ भी जैसे कोहरे के भीतर ऊँघ रहे हैं। असमियों की कोई गंध भी किसी तरफ से नहीं आ रही है। किन घने, गंभीर और खामोश गांवों के भीतर अपनी रूह की गहराई में असम के अपने लोग छुपे हुए हैं, ये प्रबोध समझ नहीं पा रहा है। चुरुट सुलगाते हुए उसने सोचा, लेकिन वहां यकीनन कुहक यानी तिलिस्म होगा।
ऐसे जादू भरे देश के लोगों के भीतर अगर माया न हो तो फिर जिंदगी का सुर नहीं मिलेगा। करीब 1 मील आगे बढ़ चुका है। रास्ते का आउटपोस्ट मोटरों के लिए दिशा निर्देश दे रहा है। डिगबॉय जाने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ना होगा और लिडो जाने के लिए कौन सा। इन्हीं रास्तों पर प्लांटर्स यानी बागान मालिकों की मोटरें धूल उड़ाती हुई भागती हैं। ऑयल कंपनी के साहबों या शाही बड़े अफसरों की गाड़ियां यहां से अपनी किस्मत की तलाश में गुजरती हैं। आंखों के बिल्कुल सीधे एक और रास्ता जाकर एक अनिश्चित विस्तार के भीतर खुद को छोड़ चुका है। मील दर मील फैले हुए धान के खेत इस पार से उस पार तक जाकर जैसे आसमान को धरती पर खींच लाए हैं। कलकत्ता में आसमान हमेशा बहुत ऊंचा रहता था। सबसे ऊंची छत पर चढ़कर भी वो सबसे दूर की चीज ही लगता था। लेकिन यहाँ आसमान जैसे मन के बिल्कुल करीब है। दाहिनी ओर के मैदान में अनगिनत बगुले अचंभित होकर खड़े हैं। वे जैसे किसी विभोर कलाकार की तूलिका यानी ब्रश के अचूक स्पर्श से खींची गई सफेद लकीरें हों। बंगाल के बगुलों की तुलना में ये कहीं ज्यादा श्वेत और कहीं ज्यादा स्निग्ध हैं, जैसे किसी रूपकार के हाथों के मक्खन के भीतर से इनके शरीर को तराशा गया हो। प्रबोध मंत्रमुग्ध होकर उस ओर देखता रहा। उसे लगा जैसे कोई अनजानी रूप सृष्टि की प्रवृत्ति आज इस कठोर वास्तविकता का उपहास कर रही है। चारों ओर की ये जादुई हवा किसी तिलिस्म को दुनिया के तमाम भारी और स्थूल सवालों से बचाए हुए है। चाय के मैदानों से आसमान और आसमान से धान की मिट्टी तक जैसे मक्खन जैसी नर्म ममता फैली हुई है। प्रबोध को महसूस हुआ जैसे ये किसी लड़की का हाथ हो, कोई अलौकिक ममतामयी नारी। भीगी घास पर जैसे उसका जूड़ा खोपा बिखर गया है और उस में मानुष के घ्राण से पूरी दुनिया जैसे भर गई है। प्रबोध समझ गया, असम की ये जादुई हवा असल में एक महामाया का स्पर्श है। प्रबोध घर लौट आया। मेज के चारों ओर सब बैठे हुए हैं। आज प्रबोध को परीज दलिया खाने में काफी स्वाद आ रहा है। इतनी दूर पैदल चलकर आने के बाद जो मिल जाए वही सही, वरना हो कभी भी चूड़ा दूध केले का शौकीन नहीं रहा। बोथा ने पूछा, कहाँ गए थे प्रबोध? प्रबोध ने जवाब दिया, टहलने। हरेन ने हैरान होकर कहा, रात रहते ही? अमीरांशु ने चुटकी ली, किस्मत अच्छी है कि किसी जंगली सुअर हुड़ो ने नहीं पकड़ा। बोथा ने गंभीर होकर कहा, रात के अंधेरे में इन इलाकों में बाहर निकलने के खतरे बहुत हैं। इस सर्दियों के मौसम में बाघ और चीता आ जाते हैं। अमीरांशु ने बात जोड़ी, कंपनी तुम्हें कूली समझकर भी उठा ले जा सकती है, या फिर कूली तुम्हें कंपनी का आदमी समझकर अपने हाथ साफ कर सकते हैं। और सिर्फ हाथ साफ करना ही क्यों, असम तो समाज और संसार के हर तरह के भागे हुए और छटे हुए यानी नेढ़े लोगों की जगह है। दिन रात ये लोग घूमते रहते हैं कि कब कहाँ किसका मांस नोच लिया जाए। यह देश तो पूरी तरह से गवारों और गैंडों के हाथ में पड़कर बर्बाद हो चुका है। बोथा ने गोल मिर्च छिड़क कर 2 और हाफ बॉयल अंडे खाते हुए कहा, झूठ बात है। जो लोग असम की ये बदनामी करते हैं वे कुछ नहीं जानते। अमीरांशु ने व्यंग करते हुए कहा, बोथा की तरह पिस्तौल लेकर भला कितने लोग बाहर निकलते हैं? और वाह भाई, तुम तो खुद उनमें से एक रसूखदार हो, तुम्हें कौन नहीं जानता दादा। फिर प्रबोध की ओर मुड़कर उसने कहा, जरा अपनी जेब झाड़कर देख लो, सब ठीक ठाक तो है ना? बोथा उस समय अपने काम में बेहद मशरूफ था। वो देखो गाड़ी आ रही है, झटपट जाओ तो अमीरांशु, पार्सल के बिल मेरे दराज में है। आज अगर 10-12 चालान नहीं आए तो। अमीरांशु ने केतली से चाय उंडेलते हुए कहा, बैठो भी, गाड़ी तो अभी बरुआ साहब के चाय बागान के पीछे है, पहले स्टेशन पर उसे जुड़ने तो दो। हरेन झट से उठ खड़ा हुआ। वो पार्सल बिलों का मिलान कर रहा है। उसकी साइकिल स्टेशन के चक्कर काटने निकल पड़ी। बोथा चिल्ला कर कह रहा है, लॉरी तैयार रखना हरेन, आज पूरा दिन लगेगा, समझे? मूलराज को मैं बोल आया हूं। बोथा ने हैट और कोट कस लिया। किसी से कोई बात नहीं। साइकिल घुमाकर वो तेजी से निकल गया। प्रबोध ने अमीरांशु से पूछा, वो कहाँ गया, बता सकते हो अमीरांशु? अमीरांशु ने चुरूट की राख झाड़ते हुए फीकी मुस्कान के साथ कहा, शायद सर W क्रेडॉक किकिंगवर्थ से मिलने। वो कौन है? प्लांटर। प्रबोध ने पूछा, बोथा का इरादा किसी बड़े शिकार वगैरह का है क्या? अमीरांशु जैसे अब अपना धैर्य खो बैठा। वो सब अब मत कहो, एक ही बात को 100 बार दोहराना अच्छा नहीं लगता। हमारी जिंदगी है क्या प्रबोध? सोच रहा हूं कलकत्ता चला जाऊं। मरना ही है तो धापा के मैदान में मरूंगा। इस अफीमचियों के राज में अब और नहीं। क्या है यहाँ? बंगाली किस तरह असमियों की तरह अर्थहीन होता जा रहा है, ये यहाँ आकर समझ आता है। मारवाड़ी, सिख, प्लांटर्स, दुनिया के हर कोने में फायदा बस इन्हीं का है। एक बीड़ी सुलगाकर अमीरांशु अचानक टेबल कुर्सी पर झल्ला उठा। थत तेरी की, मेरी किस्मत और ये बीड़ी। जाता हूं, जाकर देखता हूं कि डाक में क्या चिट्ठी आई है। अमीरांशु उठ रहा है। कहाँ जा रहे हो? प्रबोध का सवाल। पोस्ट ऑफिस। क्या डाक आने का वक्त हो गया? देखता हूं कुछ आया वाया है क्या? अमीरांशु अपने उस बीमार और कमजोर शरीर को केंचुए की तरह सिकोड़कर मैदान के कोहरे और सर्दी के भीतर उतर गया। जाते जाते मुड़कर बोला,
जा तो रहा हूं चिट्ठी के लिए, पर इन 3 सालों के भीतर मुझे कुल कितनी चिट्ठियां मिली है जानते हो? प्रबोध उत्सुकता से देखने लगा। सिर्फ 1 इन 3 सालों के भीतर? प्रबोध के गले में अचरज था। बिल्कुल गिने चुने पूरे 3 साल। जेब से एक और बीड़ी निकालकर उसे रगड़ते हुए अमरांशु बोला, क्या खबर थी उस चिट्ठी में जानते हो? ऐसी खबर थी कि तुम सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। बीड़ी जलाकर अमरांशु जैसे पूरी दुनिया को हिकारत से देखते हुए बोला, मेरी पत्नी की मौत की खबर। प्रबोध स्तब्ध होकर बोला, तुमने शादी की थी अमरांशु? एक बेटा भी हुआ था, उस बच्चे का क्या हुआ? अमरांशु अब एक विचित्र स्वर में बोला, उसी ने तो मां को मारा और खुद भी मर गया। अलक्षणी, मां खोका, मां को खाने वाला गंदगी कहीं का। बीड़ी का कश खींचते हुए अमरांशु जैसे मजे लेकर हंस रहा है, लेकिन उस हंसी के पीछे छिपा हुआ हाहाकार प्रबोध की अंतरात्मा को कपा गया। अमरांशु के उस चेहरे की ओर देखकर प्रबोध कुछ भी समझ नहीं पाया। वह हंस रहा है या रो रहा है? एक गहरा मर्मभेदी अंधेरा जैसे उस जर्जर चेहरे को निगल गया। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।